आपने काला जादू होते हुए भी देखा होगा। वो काला जादू से क्या होता है आप ये तो फिर जानते होंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो जरूर जानते होंगे। लेकिन यार भाई साहब ऐसे अपने हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ काला जादू की। दिव्यानी एक होनहार छात्रा थी जो अपने पूरे खानदान में अकेली इतना पढ़ने वाली और चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाली पहली लड़की थी। इसके दोनों ताऊ के परिवार में भी कोई लड़का तक इतना कामयाब और पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए इसके सीए बनते ही उसके भाइयों और उसकी बड़ी बहनों से पहले ही उसके रिश्ते आने लगे। जबकि उसके दोनों ताऊ के बेटे और बेटियां उससे काफी बड़े थे। दिव्यानी एक छोटा भाई था जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ता था। दिव्यानी का परिवार और उसके दोनों ताऊ का परिवार साथ में एक ही बिल्डिंग में अलग मंजिलों पर रहते थे। देवयानी के परिवार की और उसके दोनों ताऊ परिवार से नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों ताऊ और उनकी पत्नियों ने हमेशा दिव्यानी की पढ़ाई में का विरोध किया और दिव्यानी पर आवारा घूमने के आरोप भी लगाए। मगर दिव्यानी को उसके माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया और इसी बात पर दोनों ताऊ के परिवारों से उनकी आए दिन लड़ाई रहने लगी। देवयानी के रिश्ते तो आते ही रहते थे, तो देवयानी के माता पिता ने इस बार रिश्ते को हाँ कर दी, क्योंकि लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में था और जल्दी दोनों की शादी हो गई। देवयानी के पिताजी ने अपने भाइयों से भी सभी शिकायतें दूर करके उन लोगों को परिवार की शादी में बुला लिया। खैर वो लोग जो है वो शादी में आए और अच्छे से खुश होकर शामिल हुए। दिव्यानी शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली गई। 2 दिनों बाद सभी रस्में होने पर दिव्यानी और उसके पति ने शादी में मिले गिफ्ट का लिखा नाम पढ़ा और खोलने लगे। कई गिफ्ट खोलने के बाद एक बॉक्स ऐसा सामने आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दोनों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने सोचा कि कोई शायद गलती से अपना नाम लिखना भूल गया है और उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक बड़ी सी गुड़िया निकली, जिसको देखते ही दिव्यानी की आंखों में चमक आ गई और उसने उस गुड़िया को उठाकर सीधा गले से लगा लिया। गुड़िया या आफत की पुड़िया। सारे गिफ्ट खोलकर दोनों सो गए। देवयानी अब उस गुड़िया के साथ काफी समय बिताने लगी। रोज गुड़िया को साफ करती, फिर उसके बालों की लंबी सी चोटी उसके उसके कपड़े जो दिव्यानी ने ही अपने कपड़ों से बनाए से पहना देती और उससे एक बच्चे जैसा प्यार करने लगी। एक रात दिव्यानी को 1 बजे जोर की प्यास लगी, जिससे वो उठकर फ्रिज में पानी लेने गई और पानी पीकर सो गई। कुछ ही देर बाद दिव्यानी को उसके किसी के कहराने की आवाज आने लगी, जिससे उसकी नींद फिर से खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था और उसकी अंदर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। तो दिव्यानी उठकर फ्रिज बंद करने चली गई, मगर फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। तो दिव्यानी ने नीचे देखा तो वो डर गई। उसकी नई गुड़िया का सर फ्रिज के दरवाजे में अड़ रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और गुड़िया को प्यार से गले लगाकर फ्रिज के ऊपर रखकर फ्रिज के दरवाजे को बंद करके सोने चली गई। शैतानी गुड़िया का अब यहाँ से डरावना खेल देखते हैं। 1-2 दिन के बाद जब दिव्यानी ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ कोई नहीं होता वहां नहा रही थी, उसने अपने बाथरूम के बाहर किसी को घूमते हुए महसूस किया। उसके ससुराल में तो उसके पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास ही थी, जो कभी ऊपर आती जाती नहीं थी और पति ऑफिस में गए हुए थे। तो उसने सोचा बाहर कौन है और आवाज लगा दी, बाहर कौन है वहां। मगर कोई जवाब नहीं मिला और बाहर दिव्यानी को कोई घूमता हुआ महसूस होता रहा। जब दिव्यानी नहाकर निकली तो उसने आसपास देखा तो वहां उसकी गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। फिर नीचे आकर उसने अपनी सास से भी पूछा कि ऊपर कौन आया था, तो सास ने कहा ऊपर क्यों, पूरे घर में कोई नहीं आया। दिव्यानी बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई कि मुझे मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। जादुई गुड़िया के मुंह लगा लहू। जी हाँ, 2-4 दिन बाद सब ठीक रहा। फिर एक दिन दिव्यानी जब खाना बना रही थी तब उसका हाथ चाकू से सब्जी काटते हुए कट गया। दिव्यानी अलमारी में से दवाई पट्टी और रुई लेने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, उसका खून में सना हाथ वहां एकदम सामने रखी गुड़िया के चेहरे पर उस गुड़िया को हटाते हुए लग गया। देवयानी ने दवाई लगाकर पट्टी कर ली और गुड़िया चेहरे पर
खून लगे नीचे ही पड़ी रही। काला जादू के कर्तव्यों की जड़ी लग गई। जी हाँ, शब इस रात भी खाना खाकर सो गए, मगर देवयानी फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज से आधी रात को जाग गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस पर पति ने कहा, ऐसा ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही, सो जाओ। मगर देवयानी को वो आवाज आती रही। कुछ देर बाद देवयानी ने हिम्मत करके देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने अपने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की खोली तो किसी ने उसके बाल पकड़कर उसको बाहर खींचना चाहा, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसका पति उठकर वहां आ गया। फिर उसने देवयानी को वहां से ले जाकर बेड पर बैठाया और सारी बात पूछी, जिससे लगा जैसे देवयानी कई दिनों से बिना वजह ही डर रही है। और उसने देवयानी को आराम करने को कहा। अगली सुबह देवयानी जब उठकर पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने वो पानी तभी नीचे थूक दिया, मगर बालों का गुच्छा नहीं निकला। फिर उसने उल्टियां की, तब जाकर सर के बालों का गुच्छा और कई सारे प्लास्टिक के टुकड़े भी निकले। देखकर दिव्यानी हैरान थी। उसने अपने पति को बुलाया और ये सब चीजों को जो सब चीजें हुई उसके साथ उसे दिखाया। तब जाकर पति को यकीन आया कि ये कुछ तो तंत्र या किसी शैतानी शक्ति का असर है। उसी समय दिव्यानी के पति ने इन सभी चीजों की फोटो ली और अपने मौसाजी जो एक मंदिर के पुजारी भी थे उनको घर बुला लिया। मौसाजी ने पहले तो वो फोटो देखी और दिव्यानी और उसके पति से बात करके कहा कि इस घर में एक शैतानी और डरावनी शक्ति ऐसी घुसी आई है जो अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाकर इस परिवार का खात्मा करना चाहती है। इसलिए हमें कल एक ग्रह शांति की पूजा करनी होगी और उस शैतानी शक्ति की ताकत को खत्म या कम करना होगा। मौसाजी के जाने के बाद दिव्यानी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी गुड़िया उसको कहीं नहीं दिख रही थी। वो सब जगह ढूंढती है, मगर वो गुड़िया जैसे मानो कहीं छुप जाती है और दिव्यानी के सामने नहीं आती। अगले दिन ग्रह शांति की पूजा के बाद मौसाजी कहते हैं, अब सब ठीक रहेगा और कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बुला लेना। गुड़िया ने ऐसा मौत का आखिरी खेल 2 से 3 दिन खेल खेला। चलिए बताता हूँ क्या हुआ। 2-3 दिन घर में काफी शांति रहती और फिर एक दिन वो शांति दिव्यानी के चीखने से टूट जाती है। होता यह है कि दिव्यानी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, जहाँ जहाँ पर जो वो गुड़िया उसको संदूक के नीचे दबी मिलती है। वो सोचती है ये काम वाली बाई ने यहाँ फेंक दी होगी और फिर इस पर सामान रखा गया होगा, तो अब मैं उसको निकाल कर ले चलती हूँ। मगर जैसे ही दिव्यानी गुड़िया को निकालने के लिए संदूक हटाकर गुड़िया उठाने को होती है, तभी वो गुड़िया खुद उठकर चलने लगती है और पूरे स्टोर रूम में दिव्यानी की चीखें गूंज जाती हैं। मगर घर पर उस समय कोई नहीं होने से वहां कोई नहीं आता और अब वो गुड़िया दिव्यानी के बालों को खींचकर उसका गला दबाने लगती है। गुड़िया के नोकीले नाखून दिव्यानी के गले के मांस में गड़ जाते हैं, जिससे दिव्यानी का गला खूना खून हो जाता है। दिव्यानी को कुछ नहीं सूझता। फिर उसके मन में माँ काली का मंत्र आता है और वो उस मंत्र को जपने लगती है, जिससे उस गुड़िया पर काफी असर होता है और वो गुड़िया एकदम से निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाती है और दिव्यानी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी सास को पड़ोस से बुलाकर लाती है और पति को भी तभी घर आने को कहती है। पति को आते ही दिव्यानी को डॉक्टर के ले जाता है और जो पति आता है वो डॉक्टर को ले जाता है। फिर मौसाजी को फोन पर सब बात बताता है और मौसाजी कहते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, तभी किसी सिद्ध पुरुष को बुलाकर इसका पक्का इलाज कर पाऊंगा। इतने इतने सिद्ध पुरुष को बुलाएगा, तुम सब यहाँ मेरे घर आ जाओ इतने दिन के लिए, उन्होंने बोल दिया। मगर दिव्यानी वहां ना जाकर अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को सब बता देती है, जिससे उनका सीधा शक दोनों ताऊ के परिवार पर जाता है और दिव्यानी के परिवार की दोनों ताऊ के परिवारों से लड़ाई हो जाती है। मगर वो लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो क्या सोचा भी होगा।
जैसा बार वैसा बचाओ। चलिए अब क्या हुआ बताता हूँ। मौसा जी किसी तांत्रिक बाबा को लेकर दिव्यानी के ससुराल वाले घर जाते हैं और खाली पड़े पूरे घर की छानबीन करते हैं। फिर आखिर में उस स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ के नकारात्मक वातावरण से मौसा जी को भी चक्कर आ जाते हैं। फिर वो गुड़िया उनको दिखती है। उस गुड़िया के सर से बाल गायब थे और उसकी खोपड़ी का काफी हिस्सा तक कटा हुआ था। फिर उसके मुंह पर दिव्यानी के हाथों का खून था और जो दिव्यानी ने ये गलती से अलमारी में दवाई निकालते हुए लगा दिया था। मौसा जी ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। तो वो तांत्रिक बाबा से कहने लगे कि बाबा यहाँ से जल्दी चलिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। तब तांत्रिक बाबा घर में घुसने के बाद पहली बार बोले कि यहाँ जो सब शैतानी करतूत कर्तव्य करतूत और काला जादू चल रहा है, ये गुड़िया इसकी जड़ है। इसी के माध्यम से बनाकर दिव्यानी को परेशान किया जा रहा है। अब मैं इस गुड़िया को ले चलता हूँ और अब इसी से पूछूंगा कि यह सब किसने कराया। तांत्रिक बाबा मौसा जी से दिव्यानी उसके पति और सास को कल रात उनकी कुटिया पर लाने को कहते हैं। मौसा जी सबको लेकर तांत्रिक बाबा की कुटिया पर आ जाते हैं, जहां बाबा ने एक धुन जलाया होता है और उस गुड़िया को कई धागों से बांधकर 2 फुट का जो गड्ढा खोदकर उसमें उस गुड़िया को लेटाया हो जाता है। मौसा जी सहित सभी घर वाले डरते हुए कुटिया में धोने के चारों ओर बैठ जाते हैं और फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़कर धोने में अग्नि में कुछ सामग्री डालते हैं और सबको बताते हैं कि अब मैंने इस काले जादू की गुड़िया को निष्क्रिय करके इसका इलाज कर दिया है। इसको अब मैं आपके सामने दफना रहा हूँ और जिससे ये किया है अब उसका कई गुना उसको भुगतना होगा। दिव्यानी की सास उस व्यक्ति का नाम पूछती है, जिस पर तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ऐसे किसी का नाम नहीं बता सकता, ये मेरे नियमों के विरुद्ध है और हाँ, आपको उसका नाम कुछ ही दिनों में खुद पता चल जाएगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर रहिए इस व्यक्ति की तरफ, ये ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। सारा परिवार खुश होकर घर आ जाता है। अब वो ही कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन संडे को पूरा परिवार बैठकर लंच कर रहा था कि दरवाजे पर घंटी बजती है। दिव्यानी के दरवाजे खुलने पर एक औरत आकर दिव्यानी के पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि बेटी, मेरी लड़की को बचा ले, शाप तेरे हाथ में है। इतने में दिव्यानी का पति और सास भी वहां आ जाते हैं और दिव्यानी का पति उस औरत की पहचान लेता है और कहता है कि अरे आंटी, आप अब तो बरखा की मम्मी है ना, आप यहाँ कैसे, क्या हुआ। फिर वो दिव्यानी को बताता है कि बरखा पहले हमारे पुराने घर के पड़ोस में रहती थी, ये उसकी मम्मी है और बरखा ने मेरे घर रिश्ता भी भेजा था जो हमने मना कर दिया था और कुछ ही दिनों में मेरी सरकारी नौकरी लग गई और हम यहाँ शिफ्ट हो गए। दिव्यानी उन आंटी को अंदर लाकर सारी बातें पूछती है, जिससे कि यह पता चलता है कि वो बरखा ही थी जिसने दिव्यानी की शादी में वो गुमनाम गुड़िया भेजी थी, जिससे वो दिव्यानी को मारकर उसके पति से शादी कर सके। आंटी ने आगे बताया कि बरखा उस इस घर में शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और साथ में दिव्यानी इतनी अच्छी और काबिल थी जिससे बरखा अंदर तक खूब जलती थी। इसलिए बरखा ने काला जादू या ये गुड़िया बनवाई, जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। 10-12 दिनों में बरखा के दौरे पड़ने लगे। वो बहकी बहकी सी बातें करने लगी, ना कुछ खाती ना पीती थी और फिर एक दिन उसका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ मिला। तब हम काफी डर गए और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ उसकी सहेली से ये सारी बातें पता चली। अब बरखा हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने उन काला जादू करने वालों से भी उसको ठीक करने की कहा, मगर सब ने बोला कि ये किसी घूर साधक द्वारा किया हुआ पलटवार है और इसको उसके बिना कोई नहीं काट सकता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बेटी, मेरी बच्ची को बचा ले, मैं तेरे पैर धोकर पीऊंगी, जिंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करूंगी, आप लोग मेरी बच्ची को बचा लो। दिव्यानी का दिल पिघल गया और फिर सब लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और दिव्यानी ने बाबा से हाथ जोड़कर बरखा को क्षमा करने को कहा, जिस पर तांत्रिक बाबा भड़क गए और बोले तुम चुका सकती हो, उसको माफ करने की कीमत नहीं चुका सकती। इसलिए
चुप रहो और वहाँ से जाओ। इसके बाद बरखा की माँ ने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप उस आदेश करो, आपको क्या चाहिए? वैसा सोना चांदी, हमारी सारी संपत्ति। फिर बाबा ने जो कहा वो सुनकर सब वहाँ से उठकर चल दिए। बाबा ने कहा, मुझे तेरे घर से एक नरबली चाहिए, बोल दे सकती है? कुछ दिनों बाद बरखा के निधन की खबर दिव्यानी के ससुराल और मायके दोनों में पहुंच गई। तो इस कहानी से हमें साफ पता चलता है कि काला जादू होता है, काला जादू होता भी है, लेकिन काला जादू का पलटवार भी होता है और काला जादू करने वाले को भी ये सब भुगतना पड़ता है। काला जादू सीखते ही आपके पास नेगेटिव पावर रहती है, लेकिन वो आप पर भी हावी हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कहानी यदि अच्छी लगी हो तो बताना, और ऐसे ही मेरे और सब्सक्राइबर्स जो भी हैं वो मुझे अपनी कहानी भेजना, मेरी जीमेल पर भी भेज सकते हैं। मैं आप तक ऐसी ही उनकी कहानी को इस सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जो सब्सक्राइबर हैं दिव्यानी, उन्होंने ये मुझे ये कहानी भेजी तो मैंने आप तक पहुंचाई। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।